नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसका जिक्र अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इतना नहीं होता, मगर उसके कारनामे बहुत बड़े बड़े थे। बाद में अरुण गवली ने उसके रहने के अंदाज को फॉलो किया, जिसके सामने से अमर नायक भी अपना रास्ता बदल लेता था। वहीं बालू डोकरे को जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं रम्या पवार की। डोंगरी में पठान गैंग का हेडक्वार्टर हुआ करता था। दगड़ी चाल, तिलक नगर, 144 टेनेमेंट जो अमरनायक का एरिया था, पाक मोड़िया स्ट्रीट और माटुंगा जो वर्दा राजन का एरिया था। इन इलाकों पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का दबदबा हुआ करता था। वैसे ही एक एरिया और था जिसका नाम है बकरी अड्डा। अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ बकरा, बकरियों और दूसरे जानवरों का व्यापार हुआ करता था। यहाँ बकरियों को काटा जाता था। बाद में इसको बंद कर दिया गया क्योंकि वो एरिया बहुत ही कंजस्टेड एरिया था। बकरी अड्डा महालक्ष्मी स्टेशन के पास है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी चाल हुआ करती थी। वहाँ करीबन 400 से 450 चाल्स हुआ करती थी। वो बहुत ही कंजस्टेड और ख़तरनाक एरिया हुआ करता था। उसी एरिया का रहने वाला था रामचंद्र पवार। उसको ज़्यादातर लोग रम्या पवार उर्फ अप्पा के नाम से जानते थे। वो बहुत ही पतला दुबला था और उसकी डेयरिंग पर्सनैलिटी लोगों में काफ़ी चर्चित थी। उस जमाने में वही राज करता था जो डेयरिंग होता था। कहते हैं रम्या अरुण गवली से ज़्यादा पतला हुआ करता था। शुरुआती दिनों में अरुण गवली भी बहुत पतला दुबला हुआ करता था। रम्या पवार अरुण गवली का सीनियर था। वो रमा नायक और बाबू रेशिम की उम्र का आदमी था और अमर नायक से भी रम्या उम्र में बहुत बड़ा था। रम्या पवार के पास बहुत सारे लड़के हुआ करते थे। जब भी किसी को शरण लेनी होती थी तो वो रम्या पवार के पास आकर शरण लिया करते थे, जैसे बाद में अरुण गवली के यहाँ लड़के शरण लिया करते थे। रम्या खुद अपनी गैंग चलाता था। 25 से 30 लड़के रम्या के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे और वो रम्या के एक इशारे पर कुछ भी कर डालने का दम रखते थे। रम्या कभी किसी की गैंग में शामिल नहीं हुआ। एक समय यह भी अफवाह उड़ी थी कि वो छोटा राजन और दाऊद के लिए काम करता है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। उसने किसी के अंडर काम नहीं किया, बल्कि उसके अंडर नए नए लड़के काम किया करते थे। उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो कभी भी मोबाइल का यूज़ नहीं करता था और कभी भी बड़ी गाड़ियां लेकर शो ऑफ करने के लिए वो नहीं निकलता था। ना ही उसने गले और हाथों में सोना पहना होता था। वो लोकल बस और ट्रेन में ट्रैवल किया करता था। वो वारदात करने के लिए अकेला ही निकल पड़ता था। देखने से उसको कोई ये नहीं कह सकता था कि वो बदमाश है, मगर दहशत इतनी थी कि पुलिस वाले भी उसके इलाके में रेड डालने से कतराते थे। बताया जाता है जब भी दगड़ी चाल में पुलिस रेड डालने आती थी तो दगड़ी चाल के बाहर औरतें, बच्चे, आदमी सब सामने आकर खड़े हो जाते थे। वो पुलिस वालों को अंदर आने नहीं देते थे। अरुण गवली के लोगों को दगड़ी चाल के अंदर आने की अनुमति थी, चाहे वो वहां आकर एक रात गुजारे या फिर महीनों। अरुण गवली ने उस एरिया को किला बनाकर रखा था। उसी तरह इससे पहले यही काम बकरी अड्डा में हुआ करता था। जब भी वहां क्राइम ब्रांच की टीम जाती थी तो छोटे बच्चे तक उनको आगे जाने नहीं देते थे। वो उनको रोक लिया करते थे। उतनी देर तक उनके जो वांटेड लोग होते थे वो इधर उधर हो जाया करते थे, मगर उससे पहले पुलिस को सर्च करने नहीं देते थे। ये रणनीति जो तैयार की थी वो पहले रम्या पवार ने ही की थी। उसके बाद उसी तरह अरुण गवली ने करना शुरू किया। आज भी अरुण गवली जब भी कहीं जाता है तो उसके साथ 50 से 60 लोग होते हैं, जिसमें आदमी, बच्चे और औरतें होती हैं। बीच में वो खुद चलता है ताकि इतने लोगों के सामने एनकाउंटर ना हो या कोई उसके ऊपर हाथ ना डाले। ये सब पहले रम्या पवार ने शुरू किया था। आज अरुण गवली का रुतबा बहुत बड़ा है। बहुत लोग उसके लिए अपनी जान तक की बाजी लगाने को तैयार हैं। 70s में रम्या पवार ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। हफ्ता वसूली, दारू, जुए के अड्डे, दादागिरी, सब में रम्या पवार शामिल रहा। वो सब से पैसा लिया करता था। उस छोटे से इलाके में
1 से 15 किलोमीटर के एरिया में बहुत डॉन लोग गुजारा किया करते थे। वहाँ पर दारू के अड्डे सबसे ज़्यादा चला करते थे, क्योंकि वो मिल्स वर्कर का एरिया था। शाम को थक हार कर वहाँ वर्कर्स शराब पीने आते थे। मटके का कलेक्शन भी वहाँ से अच्छा खासा हो जाया करता था। वहीं रम्या पवार का पड़ोसी हुआ करता था बालू डोकरे। बकरी अड्डा बड़े बड़े लोगों का शरण लेने का अड्डा हुआ करता था। बाहर के भगोड़े लोग वहाँ रम्या की शरण में आते थे। कहते हैं माया डॉलर्स और दिलीप बुआ शूट आउट एट लोखंड वाला से 6 महीने पहले जब मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम उनके पीछे लगी थी तो उन्होंने भी अपने लोगों के साथ रम्या पवार के यहाँ शरण ली थी। जब पुलिस को पता चला था तो पुलिस वहां पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी, मगर वहां की औरतें और बच्चों ने पुलिस वालों को अंदर नहीं आने दिया। जब तक माया डॉलर्स और दिलीप बुआ वहां से निकल नहीं गए तब तक पुलिस को अंदर आने नहीं दिया गया था। कहते हैं वहां के लोग अपने छोटे छोटे कमरों में गैंगस्टर्स को छुपा लिया करते थे। शुरुआत के दिनों में बालू डोकरे सांता क्रूज में एक बड़ी दुकान में काम किया करता था। वहां उसको 1500 रुपये मिला करते थे। जल्द वो समय भी आ गया जब उसने दुकान में काम करना बंद कर दिया। इसके बाद बालू डोकरे ने रम्या पवार की गैंग को ज्वाइन कर लिया। बालू डोकरे और रम्या पवार में अच्छी बना करती थी। उसने रम्या पवार के लिए कई बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम तक पहुंचाया। 90 के दशक में बालू डोकरे छोटा राजन की गैंग में चला जाता है। बताया जाता है बालू और छोटा राजन बचपन के दोस्त हुआ करते थे। जब छोटा राजन डी कंपनी से अलग हो गया था तो छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम ने एक दूसरे की गैंग को टारगेट करना शुरू कर दिया था। छोटा राजन के कहने पर बालू डोकरे ने डी कंपनी के कई लोगों को निशाना बनाया। 21 मई 2005 को बालू डोकरे मलेशिया में था। वो कुआलालंपुर के एक बस स्टॉप पर खड़ा बस आने का वेट कर रहा था। तभी वहां राशिद मलबारी अपनी गाड़ी में आता है। राशिद से बालू की जान पहचान थी। राशिद मलबारी ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया। थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी में कुछ और शख्स आ जाते हैं। उन्होंने बालू डोकरे के गले पर तेज धार हथियार से हमला किया और उसको वहीं मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं राशिद मलबारी ने बालू डोकरे को छोटा शकील के कहने पर मारा था। वहीं दूसरी तरफ भारत में रम्या पवार के पीछे पुलिस लग रखी थी। वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस वाले भी उससे काफी परेशान थे। पुलिस रम्या का पता नहीं लगा पा रही थी। रम्या अपने पास फोन तक नहीं रखता था जिसकी मदद से पुलिस उसकी लोकेशन ढूंढ ले। वो किसी से बात नहीं करता था। जिसको बात करनी होती थी तो वो अपना मैसेंजर भेजा करता था। रम्या अपने आदमियों के थ्रू एक्सटॉर्शन का पैसा लिया करता था। उसके लोगों को जिनसे पैसा लेना होता था तो वो लोग उनके पास जाकर कहते थे कि भाई ने इतना पैसा मंगवाया है, जल्दी भेज दो। बताया जाता है कि जब भी रम्या पर इंक्वायरी होती थी तो वो कह देता था कि मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। पुलिस को कोई प्रूफ नहीं मिलता था कि रम्या इसमें शामिल है। रम्या पवार खर्चा करने में आगे रहता था। वो अपने ग्रुप को संभाल कर रखता था। जहाँ से पैसे लेने होते थे तो वो पूरे दबा कर लेता था। लोगों का कहना था कि दशरथ राणे को मारने की प्लानिंग रम्या ने ही की थी। वहीं दाऊद के बहनोई इस्माइल पार्कर को भी मारने की प्लानिंग रम्या ने ही की थी। रम्या की इतनी जान पहचान थी कि उसकी एंटी गैंग को ये तक पता नहीं होता था कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े कौन कौन लोग उसके लिए काम करते हैं। बड़े बड़े नामों को रम्या पवार ने कभी बाहर नहीं आने दिया और यही कारण था कि उसको अपनी एंटी गैंग की खबर होती थी। एक दिन पुलिस को खबर मिली कि रम्या पवार बांद्रा में किसी काम के चलते आया हुआ है। 14 दिसंबर 2005 को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उसको एनकाउंटर में मार गिराया गया। रम्या पवार के मारे जाने के बाद जैसे उसकी गैंग बिखर सी गई थी। किसी ने अपनी गैंग बना ली तो किसी ने दूसरी गैंग को ज्वाइन कर लिया और कई लोगों ने तो क्राइम की दुनिया को पूरी तरह त्याग दिया। तो दोस्तों ये थी रम्या पवार की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।